हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आज मैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूं। इस स्ट्रेटेजी को अपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में अप्लाई करने से पहले आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर आप बताए गए रूल्स के अगेंस्ट ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहने के लिए बताए गए सारे रूल्स को जरूर फॉलो करें। ऑलराइट गाइज, इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए आपको कुछ टेक्निकल इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। वो है 25 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड टेक्निकल इंडिकेटर। और इस स्ट्रेटेजी के लिए आपका चार्ट का सेटिंग होगा 5 मिनट का। ऑलराइट गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं एक चार्ट ओपन किया हूँ जो कि है भारतीय एयरटेल का। और आपको चार्ट का सेटिंग 5 मिनट का रखना है क्योंकि हमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना है। और अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं 2 लाइन में इसको डिफाइन करना चाहता हूँ। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मतलब जो भी कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में जो भी आपको एक मूवमेंट देखने को मिलता है, जो छोटे छोटे मूव होता है, तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के दौरान में उसी शॉर्ट मूवमेंट को कैप्चर करना होता है। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि स्टॉक में जो छोटे छोटे मूव होते हैं उसको कैप्चर करना। वैसे तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में उतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि हम लोग दिन में ट्रेड लेते हैं, यानी कि जब मार्केट ओपन होता है 9:15 में, तो उसके बाद में हम लोग जब भी ट्रेड में एंटर करते हैं, यानी कि जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं उसके बाद में 3:30 से पहले हम लोग उसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में क्या होता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में भी वैसे ही है, जिस दिन हम लोग ने ट्रेड लिया उसी दिन हम लोग को क्लोज करने रहता है। लेकिन हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है कि छोटा से छोटा मूव को जल्दी से जल्दी कैप्चर कर ले। लेकिन गाइज, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको जो मूवमेंट होता है उसको कैप्चर करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में हम लोग का क्या होता है कि हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके उस छोटे छोटे मूव को कैप्चर करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। ऑलराइट गाइज, अब बात करते हैं इस स्ट्रेटेजी की। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर मैं सारे टेक्निकल इंडिकेटर को यहाँ पे प्लॉट किया हूँ। तो ये जो ग्रीन कलर का जो आपको यहाँ पर ये मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है, ये 25 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और ये जो ब्लू कलर का है ये है 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो रेड कलर का है ये है 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो डीप कलर में जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, ये जो डीप ग्रीन कलर में और जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है सुपर ट्रेंड टेक्निकल इंडिकेटर। ऑलराइट गाइस, तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के दौरान में अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर हम लोग को अगर एंट्री लेना है, अगर बाइंग करना है, तो हम लोग का सबसे पहला रूल्स क्या होगा। तो सबसे पहला रूल्स हम लोग का ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो 25, 50 और 100 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये तीनों मूविंग एवरेज एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये तीनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो कहने का ये पैरेलली, यानी कि तीनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। तो ये हम लोग का सबसे पहला रूल्स। अब सेकेंड रूल्स ये है कि आपको देखना है कि जो भी कैंडल बन रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैंडल बना है, तो जो ये कैंडल बन रहा है, ये कैंडल सारे कैंडल 25 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा कैंडल है, ये पूरा कैंडल आपको 25 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बनना चाहिए। तो ये है हमारा दूसरा रूल्स। तो फर्स्ट रूल क्या था कि तीनों जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 25, 50 और 100 पीरियड की, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। सेकेंड रूल ये है कि जो भी कैंडल बन रहा है वो 25 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बनना चाहिए। ऑलराइट गाइस, अब हमारा थर्ड रूल्स ये है कि थर्ड रूल्स में आपको ये देखना है कि जो सुपर ट्रेंड जो टेक्निकल इंडिकेटर है, ये टेक्निकल इंडिकेटर के भी ऊपर कैंडल फॉर्म होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल तो बना था, लेकिन ग्रीन कैंडल कहाँ था, जो सुपर ट्रेंड टेक्निकल इंडिकेटर है इसके नीचे बना था। तो आपको ये देखना है कि जो भी कैंडल बन रहा है वो कैंडल सुपर ट्रेंड टेक्निकल इंडिकेटर के सारे ऊपर बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बना था ग्रीन कैंडल, लेकिन ये टेक्निकल इंडिकेटर सुपर ट्रेंड टेक्निकल इंडिकेटर के नीचे बना था। तो आपको क्या देखना है, आपको ये ध्यान में देना है कि ये जो कैंडल बन रहा है ये सुपर ट्रेंड टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर बनना चाहिए। तो गाइज, इस प्रकार से हम लोग का तीनों क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल होता है। अब गाइज, अगर ये पूरा रूल्स अगर फुलफिल हो रहा है, अगर हम लोग को बाइंग करना है,
तो हमारा एंट्री लेवल कौन सा होगा, यानी कि हम लोग को एंट्री कब लेना है। तो एंट्री के लिए आपको ये देखना है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये जो टेक्निकल इंडिकेटर है, जो सुपर ट्रेंड टेक्निकल इंडिकेटर है, आपको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया था। ये ग्रीन कलर का जो एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको इंडिकेट कर दिया था, लेकिन आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो 25, 50 और 100 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो तीनों इंडिकेटर, ये तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको एक ही डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहा था। यहाँ पर भले ही यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने आपको इंडिकेट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है, तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको इंडिकेट नहीं किया था। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपको सिग्नल मिला था। कहने का मतलब आपको स्टार्टिंग में एंटर नहीं लेना है। जब आपको यहाँ पर अगर सुपर ट्रेंड आपको इंडिकेट कर देता है, उसके बाद में स्टॉक का प्राइस ऊपर तो जाता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद में जब थोड़ा सा पुल डाउन आता है, तो पुल डाउन जब आता है तो आपको पुल डाउन के बाद में जो पुल बैक और पुल अप होता है, यानी कि ऊपर जाता है, तब आपको यहाँ पर एंटर लेना है। तो ये आपका एंट्री लेवल होता। अगर आप यहाँ पर एंटर लिए होते तो आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से रख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे, अगर यहाँ पर अगर आप एंटर लिए होते तो यहाँ पर आप इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते थे। यहाँ से अगर आप यहाँ पर 4-5 पॉइंट यहाँ पर आप कैप्चर कर सकते थे, फिर आप यहाँ पर एग्जिट करके फिर आप यहाँ पर एंटर ले सकते थे, यहाँ पर एंटर कर सकते थे। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे मूव है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, आपका यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि आप देख पा रहे यहाँ पर ग्रीन कैंडल तो बना था, लेकिन सुपर ट्रेंड के नीचे बना था। तो आपको एंटर कब लेना है, जब ये पूरा क्राइटेरिया फुलफिल हो। जैसे कि जो मूविंग एवरेज है, तीनों मूविंग एवरेज एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, और जो कैंडल बन रहा है वो 25 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बनना चाहिए, और जो सुपर ट्रेंड है सुपर ट्रेंड के भी ऊपर बनना चाहिए। ये सारे पॉइंट यहाँ पर फुलफिल होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एंटर कर सकते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एंटर करके ये छोटा पॉइंट को कैप्चर कर सकते थे, फिर यहाँ पर एग्जिट करके फिर इस लेवल में एंटर कर सकते थे, फिर इस मूवमेंट को भी आप कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पर गाइज अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर जो आपका एग्जिट होगा वो एग्जिट आप अपने टारगेट के हिसाब से एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको छोटा मूवमेंट कैप्चर करना होता है, इसलिए आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शॉर्ट टर्म का ही होना चाहिए, यानी कि छोटा पॉइंट ही होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग, अगर आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे यहाँ पर लंबा जो है मूवमेंट कैप्चर करना है, तो आप वहाँ पर लॉस कर जाएंगे। तो आपको यही दिमाग में बैठा कर चलना है कि मुझे छोटा से छोटा पॉइंट को कैप्चर करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिला था। तो ये जो होता है गाइज, ये जो 25 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, जब ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाके जब फिर नीचे आता है, तो ये सपोर्ट का काम करता है। लेकिन जब ये 25 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करके जब स्टॉक नीचे आता है, तो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे आया था, तो ये जो 50 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। यानी कि अगर ये ब्रेक हो जाए, यानी कि 25 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए, तो उसके बाद में ये जो 50 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो इस प्रकार से आप जो 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब तक ब्रेक ना हो जाए, तब तक आप स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। तो गाइज इस प्रकार से आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के दौरान में अपना बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, अगर मान लीजिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है, तो शॉर्ट सेलिंग करने के लिए हमारा जो भी रूल्स है वो रूल्स क्या होगा। तो ये शॉर्ट सेलिंग के लिए भी आपका सेम रूल्स है। कहने का मतलब जो रूल्स हम लोगों ने बाइंग के लिए अप्लाई किया था, सेम वही रूल शॉर्ट सेलिंग के लिए भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसका ऑपोजिट है। कहने का मतलब शॉर्ट सेलिंग के लिए सबसे पहला रूल्स आपका ये होगा कि जो 25, 50 और 100 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो तीनों नीचे की ओर पॉइंट करना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है। तो ये जो 25 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, शॉर्ट सेलिंग के लिए आपको क्या देखना है कि ये नीचे होना चाहिए। बाइंग के लिए ऊपर होता था, लेकिन ये सेलिंग के लिए, शॉर्ट सेलिंग के लिए नीचे होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तीनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ऑलराइट गाइज, अब हमारा सेकंड रूल क्या होगा शॉर्ट सेलिंग के लिए। शॉर्ट सेलिंग के लिए सेकंड रूल ये है कि आपको देखना है कि जो भी कैंडल बन रहा है, ये कैंडल 25 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बनना चाहिए। सारा कैंडल नीचे बनना चाहिए, जो कि यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारा कैंडल नीचे बना है। ऑलराइट गाइज, अब हमारा थर्ड रूल्स क्या होगा। थर्ड रूल्स भी वैसे ही है, जैसे कि आपको बाइंग के लिए
जो भी मैंने रूल्स बताया सेम वैसे ये थर्ड रूल्स आपको ये देखना है कि जो जो सुपर ट्रेंड टेक्निकल इंडिकेटर है उसके नीचे बनना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पॉइंट कर दिया था, यहाँ पर आपको सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर पॉइंट कर दिया था, तो ये एक बहुत अच्छा ये सिग्नल था। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रेड कैंडल है वो 25 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे तो बना है, लेकिन यहाँ पर तीनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहा था। यहाँ से आपको सिग्नल मिला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस लेवल में आपको सिग्नल मिला कि अब यहाँ से स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। तो इस लेवल में पूरा क्राइटेरिया यानी कि तीनों रूल्स यहाँ पर फुलफिल हो रहा था। तो आप यहाँ पर नहीं ले सकते थे क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल बना था ये एक तो आपका सुपर ट्रेंड के ऊपर था यानी कि अप साइड में था, और भले ही ये 25 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे था, लेकिन ये यहाँ पर हम लोग का जो क्राइटेरिया है, जो रूल्स है वो फुलफिल नहीं हो रहा था। तो सारा रूल्स यहाँ पर फुलफिल हुआ, तो आप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा से स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू करा। तो आप यहाँ पर तभी तक बने रह सकते हैं जब तक ये 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फिर ब्रेक करके ऊपर ना चला जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में तो आपको शॉर्ट मूवमेंट को कैप्चर करना होता है। इसलिए आप अगर वहाँ पर अगर आपने एंट्री लेने के बाद में अगर मान लीजिए स्टॉक के मूवमेंट के हिसाब से अगर आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर आपका टारगेट अचीव हो गया तो आप वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो गाइज इस प्रकार से आप शॉर्ट सेलिंग करके भी एक अच्छा यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं, एक कंफर्म ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइज फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, ध्यान रहे आपको रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। वैसे तो यहाँ पर भी सिग्नल मिला था, यहाँ पर भी रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, लेकिन हम लोग का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, रूल्स फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए हम लोग को यहाँ पर नहीं लेना है। आपको रूल्स को किसी भी हालत में ब्रेक नहीं करना है। आप अगर रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में इस स्ट्रेटेजी के जरिए आप बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, कंफर्म ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और गाइज स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसी के हिसाब से अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करें, ताकि आप अपने हिसाब से वहाँ पर एक प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ऑलराइट गाइज, अब हमारा लास्ट रूल्स ये है कि जब भी एक मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मान लीजिए ये जो 25, 50 और 100 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जब ये तीनों मूविंग एवरेज अगर ओवरलैप करने लगे यानी कि ओवरलैप हो जाए, कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर यानी कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ओवरलैप करने लगा, और जब ये हॉरिजॉन्टली रूप में यानी कि हॉरिजॉन्टली फॉर्म में अगर ये मूव करना शुरू करे तो आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। यानी कि इसके दौरान में क्या होता है, जब यानी कि 25 पीरियड, 50 पीरियड और 100 पीरियड का जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर मूव कर रहा हो तो उस समय क्या होता है, उस समय यानी कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में उस टाइम फ्रेम के दौरान में वॉल्यूम बहुत कम रहता है, जिसके कारण कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो इसे साइडवेज मार्केट भी कहते हैं, इसको साइडवेज ट्रेंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेड नहीं बनता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है। यानी कि जब भी इस प्रकार का अगर आपको सिनेरियो देखने को मिले तो आपको कभी भी एंट्री नहीं लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर आपको इंडिकेट कर दिया था, यहाँ पर एरो भी बना है ग्रीन कलर का, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पर ओवरलैप कर गया। तो इसलिए आपको यहाँ पर अगर कोई एक इंडिकेटर अगर आपको इंडिकेट कर रहा है और बाकी इंडिकेटर आपको इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको जो भी रूल्स मैंने बताया है वो सारे रूल्स फुलफिल होना चाहिए, तभी जाके आप ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो आप उसमें आप अगर ट्रेड लेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको इंडिकेट कर दिया था, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ से फिर ये नीचे गिरना शुरू करा, तो यहाँ पर आपको लॉस हो सकता था। इसलिए आपको रूल्स के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है। ऑल राइट गाइज, तो मैं जो भी स्ट्रेटेजी आपको बताया फिर से मैं इसको एक बार रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। तो सबसे पहला रूल्स क्या है, सेलिंग के लिए आपको ये देखना है कि तीनों जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो तीनों नीचे की ओर डायरेक्शन यानी कि पॉइंट करना चाहिए, वो भी एक पैरेलल फॉर्म में पॉइंट करना चाहिए। और जो कैंडल है वो पूरा सारा कैंडल 25 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बनना चाहिए। और जो दूसरा रूल्स है, दूसरा रूल्स भी आपको ध्यान रखना है, जो भी कैंडल बन रहा है वो सुपर ट्रेंड टेक्निकल इंडिकेटर के नीचे बनना चाहिए। तो जब ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो आप एक शॉर्ट सेलिंग के लिए वहां पर एंटर कर सकते हैं या फिर ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइस ठीक इसी प्रकार से बाइंग के लिए आपको क्या देखना है कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 25, 50 और 100 पीरियड का, वो तीनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलली फॉर्म में
आपको पॉइंट करना चाहिए अपर डायरेक्शन की ओर, और जो कैंडल बन रहा है वो कैंडल 25 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बनना चाहिए सारा कैंडल, और जो सुपर ट्रेंड है सुपर ट्रेंड के ऊपर बनना चाहिए कैंडल। ये यहाँ पर सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो इस प्रकार से जब सारे रूल्स फुलफिल हो तभी जाके आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो आपको ट्रेड वहाँ पर नहीं लेना है, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। ऑलराइट गाइज, लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर मान लीजिए तीनों मूविंग एवरेज अगर एक दूसरे से ओवरलैप करना शुरू करे, ओवरलैप हो जाए, तो आपको वहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ऑलराइट गाइज, इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो सारे रूल्स को आप जरूर फॉलो करें, वरना आपको लॉस भी हो सकता है। और रूल्स के अगेंस्ट कोई भी ट्रेड ना ले, ताकि आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रह सके। गाइज, आज के वीडियो को यही एंड अप करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के जरिए कोई भी छोटा से छोटा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ।